नमस्कार। आज की जो क्लास है वो बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। एक तो लास्ट क्लास से आगे की बात करूंगा, ओम के नियम की पुष्टि। मैंने लास्ट क्लास में आपसे अनुगमन वेग, श्रांति काल, इन सब की बात की, ओम के नियम की भी बात की थी, पर उसकी पुष्टि नहीं की थी। पहले पुष्टि ओम के नियम की बात करेंगे और ओम के नियम के बाद बात आज करेंगे सेल की, सेल के क्रम की, है ना। आज देखो ये एक चित्र है जो बनाया है अवनीश ने इसे डिजाइन किया है। और ये जो चित्र है इसमें देखो कि ये एक मोटू पतलू जो मेरे फेवरेट रहते हैं हमेशा, तो ये देखो ये क्या है, मोटू है। और मोटू नहीं, ये एम्पियर है, एम्पियर लिखा है, एम्पी करंट है। ये क्या है? करंट। और ये पोटेंशियल डिफरेंस है। आपने तो पढ़ा है ना कि जो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण तो करंट फ्लो होता है, आवेश का प्रवाह ही तो करंट है भाई, फ्लो ऑफ चार्ज ही तो करंट है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा करंट भी ज़्यादा होगा, है ना। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन है? घसीटा, है ना। अब वो घसीटा इसके मोटू के पीछे से इसे पुश कर रहा है कि निकल जा भाई, परंतु ये फंदा पड़ा है साथ में, है ना। और ये फंदा कौन सा है जी? कौन डाल रखा? ये पतलू ने। और पतलू क्या कह रहा है? मोटू इज सो हैवी। और पतलू है कौन? रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, यानी ये प्रतिरोध के कारण ही धारा का प्रवाह प्रॉपर नहीं हो रहा। बात समझ रहे हैं ना? इस पूरे पिक्चर को समझ गए? यानी पोटेंशियल डिफरेंस को ज्यादा करने पर भी करंट ज्यादा हो, पर उस पर साथ साथ प्रतिरोध पर भी निर्भर करेगा, है ना। प्रतिरोध यानी अवरोध, अवरोध यानी धारा के प्रवाह के मार्ग में लगने वाला अवरोध। ठीक, अब मैं डायरेक्ट ही आपको ओम के नियम पर आता हूं और ओम के नियम के बारे में बताऊं आपको। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब किसी चालक के सिरों के बीच हम बैटरी लगाते हैं, कोई चालक तार है ना, उस चालक तार के सिरों के बीच हम क्या लगाते हैं? हम बैटरी लगाते हैं। तो क्या होगा? बैटरी लगाने से उस चालक के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? वैद्युत क्षेत्र। उस वैद्युत क्षेत्र से जो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉनों को बल मिलता है। उस बल से इलेक्ट्रॉनों को त्वरण प्राप्त होता है। इस त्वरण से इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है। चलो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर ये है तो इलेक्ट्रॉन की जो वेग बढ़ रहा है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएगा इलेक्ट्रॉन, या वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाएगा? हाँ जी, विपरीत, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश है? ऋण। और जब इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है तो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा विपरीत दिशा में जाएगा, है ना। किंतु वो इलेक्ट्रॉन धातु के धन आयनों से टकराता है ना, और टक्कर होती है धन आयनों के बीच, इलेक्ट्रॉन के बीच, है ना। और बार बार इलेक्ट्रॉन का वेग 0 हो जाता है, फिर बढ़ता है, फिर 0 हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन को वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बहुत ज़्यादा वेग नहीं मिल पाता, एक सूक्ष्म वेग ही मिल पाता है। और उस सूक्ष्म वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं, अपवाह वेग उसे कहते थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उसे वीडी से व्यक्त करते हैं। यही तो कहानी थी या नहीं थी? इसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया था कि आप कहीं पर मेले में अभी पिक्चर में जब देखते हैं हम, और पिक्चर में क्या होता है, एक जो है अधिकतर एक सीन आता है जी कि बहुत सारे गुंडे हमेशा एक हीरो के एक व्यक्ति के पीछे भाग रहे होते हैं, याद है। और जब वो भाग रहे होते हैं तो क्या होता है, वो हीरो का वेग जो है वो क्या होगा? बढ़ता है, उसका वो तेज चलता है। किंतु क्या होगा, कभी ट्रक से टकराएगा, कभी कार से टकराएगा। यहाँ तो एक बार कार से टकराया तो आदमी ऊपर पहुँच जा, पर हीरो का कुछ नहीं बिगड़ता। वो इतना होता है केवल टक्कर हुई, नीचे गिरा, वेग 0, फिर बढ़ेगा, फिर किसी चीज़ से टकराएगा, फिर 0 होता है। ऐसा नहीं, फिर एक डंडा सा मारेगा, उछल कर जाएगा ऊपर, फिर नीचे गिरेगा, फिर वेग 0, परंतु बार बार वेग बढ़ता रहे। यही इलेक्ट्रॉन के साथ होता है ना। इलेक्ट्रॉन बार बार धातु का आयनों से टकराता है, उसका वेग बढ़ता है, फिर 0 होता है। ठीक, अब इस कहानी को मैं आपको इसे बताना चाहूँगा यहाँ पर कि ये हुआ क्या, कि कितना कितना हुआ। बस ये जो कहानी हुई वही याद करनी है, पर कितनी हुई। देखो, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मैंने एक चालक तार लिया, उसकी लंबाई L है, इस चालक का परिचय क्षेत्रफल A है। ठीक, इस चालक के सिरों के बीच हमने V विभवांतर लगाया, इन दोनों के बीच कितना विभवांतर लगाया? V। सबसे पहले क्या बताया था मैंने कि चालक के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब मन में क्वेश्चन आया, कितना उत्पन्न हुआ? क्या आया? कितना? तो कितना होगा जी? V बराबर ED, पहले से पता रखा हमने, V बराबर EL, और E बराबर क्या आया? V/L आया। इस वैद्युत क्षेत्र से क्या बताया था मैंने? याद करो कहानी जो बताई थी अभी थोड़ी देर पहले। वैद्युत क्षेत्र से बल किस पर?
प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल। कितना बल लगेगा जी? बल का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, F बराबर QE। कूलाम का नियम नहीं लगाना है, दो बिंदु आवेशों के बीच बल की बात ही नहीं हो रही, एक ही आवेश की बात हो रही, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही। तो F बराबर QE, तो Q की जगह तो इलेक्ट्रॉन का आवेश लगा दूंगा और E की जगह V/L लगा दूंगा। कोई दिक्कत? इस बल से क्या मिलेगा? त्वरण। अरे इस बल से क्या मिलेगा? तो F बराबर ma। F बराबर क्या? ma। तो F की जगह लगाया EV/L बराबर ma और A बराबर आ गया EV/ml। बोलो बच्चों, बात क्लियर हुई या नहीं हुई? जो मैंने बताया था वही हुआ ना, पर अब मैंने अपने आप से क्वेश्चन क्या करना शुरू कर दिया, कितना। इस त्वरण से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। किधर मूव करेगा? वैद्युत क्षेत्र की। अब आप देखो, जब से क्लास से आप जुड़ रहे हो दोबारा से, तो आपने देखा छोटी छोटी बातें अपने आप मुंह से निकलने लगी कि विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ऑटोमेटिकली आ गया ना परिवर्तन। तो जब परिवर्तन जब आएगा, जब ध्यान से सुनोगे, इधर उधर के बिना मतलब बातों में लगे रहोगे, तो समझ में क्या आएगा? ये चीजें परमानेंट मेमोरी में चली जाएंगी, ये पक्का दावा कर रहा हूं मैं। तो ये त्वरण हुआ, इस त्वरण से इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ेगा, है ना। देखो जी, V बराबर U प्लस AT ये हुआ। ये वेग कब तक बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का? जब तक इलेक्ट्रॉन की धन आयन से टक्कर नहीं हो जाती, उसका वेग 0 नहीं हो जाता। यानी प्रत्येक बार दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को शांति काल कहते हैं, टो। शांति काल क्या कहते हैं? टो, है ना। तो पहला वेग 0 था, त्वरण A है और समय लगेगा शांति काल के बराबर, तो V बराबर A टो आया। यानी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो A टो होगा। चलो जी, एक इलेक्ट्रॉन की बात हुई। अब मैं बात यह करना चाह रहा हूं आपसे, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा क्या? अरे चालक के प्रत्येकांक आयतन में मान लिया n इलेक्ट्रॉन है। कितने? n इलेक्ट्रॉन कहां पर है? प्रत्येकांक आयतन में। ठीक, जो पहला इलेक्ट्रॉन था, मान लीजिए उसका ऊष्मीय वेग U1 है। कितना? समय कितना? शांति काल टो। बढ़ेगा कितना? A टो। तो उसका जो समय बढ़ा वो ये टो1 समय लगा, तो ये पहले इलेक्ट्रॉन का वेग हुआ टक्कर से ठीक पहले, है ना। और अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये होगा, और अगर तीसरे इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये होगा, और अगर मैं इसी प्रकार चौथे, पांचवें, छठे, nवें इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? और अगर मैं इलेक्ट्रॉन को, मैंने क्या कहा था कि ये जो इतनी मारकाट मस्ती है हीरो के और विलेन के बीच, इलेक्ट्रॉन, हीरो को लगातार एक परमानेंट वेग नहीं मिल पाता, एक औसत छोटा सा वेग मिलता है ना। समझ रहे ना? फिर क्या हो हीरो के साथ? आंख काली हो जाएगी, यहाँ सूज गया, वहां सूज गया, ऐसा होता है ना। पर उसके बावजूद बाद में हीरो उठता है और फिर बाद में फिर तोड़ दे वो सबको। होता नहीं होता? चलो, तो इलेक्ट्रॉन का जो औसत वेग आया वो कितना आया? उस औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। तो औसत कैसे कैलकुलेट करेंगे? यानी उन सबके इलेक्ट्रॉनों के वेग को सबको जोड़ लिया और जोड़कर n से भाग कर दिया, ऐसे ही तो होगा। चलो, V1 का मान बताओ क्या था? U1 प्लस A टो1। U2 का बताओ? V2 का U2 प्लस A। इसी प्रकार चलता रहेगा या नहीं चलेगा जी? समझ में आई कहानी या नहीं आ रही है? रख तो नहीं रहे हो ना? चलो आगे क्या करें हम? तो U1 प्लस U2 एक जगह रख लिए, इन्हें n से भाग कर दिया, ये एक पहले वाले पोर्शन एक जगह रख लिए। इन दोनों में सब में क्या कॉमन आ जाएगा? A कॉमन आ जाएगा। आगे क्या आया? टो1 प्लस टो2 बटा n आया। इलेक्ट्रॉनों का जब एक धातु होती है उसमें इलेक्ट्रॉन तो मूव करते हैं, किंतु उनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, और माना जाता है कि एक लोहे के अंदर उसमें जो ऊष्मीय वेग है, औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है। अगर नहीं होता तो किसी भी लोहे को छूकर उसमें करंट लगता, तो कोई इलेक्ट्रॉन किधर को जा रहा, कोई किधर को जा रहा है, कोई किधर को जा रहा। तो ये इसका औसत वेग 0, ये औसत समय को टो कह देता हूं। तो यानी इस प्रकार जो Vd लगेगा वो इनके बराबर यहाँ लगेगा। क्लियर है जी यहाँ पर या नहीं है? तो अनुगमन वेग तो आ गया क्लियर। धारा में और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है? बोलो, धारा में और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है?
शाबाश। क्या होगा जी? I बराबर NEA VD, और VD का मान अभी क्या बताया था आपको अभी पीछे? A का मान EV बटे ml पूरा आया था, ये आया था ना, EV बटे ml, और क्या आएगा यहाँ से? टो, ये आया जी। इस V को I के नीचे ले जाता हूँ तो I बटे V बराबर क्या आया? N E स्क्वायर A टो बटे ml। उल्टा कर लेता हूँ, और जब मैं उल्टा करता हूँ तो V बटे I बराबर क्या आया? ml बटे N E स्क्वायर A टो। हमने ओम का नियम क्या कहा? पहले क्लास में कहा था, मैं दोबारा बता दूं। यदि किसी चालक के लिए सभी भौतिक अवस्थाएं स्थिर हैं, भौतिक अवस्थाएं मतलब चालक की लंबाई, चालक का परिचय क्षेत्रफल, ये सब तो भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ताप। तो यदि किसी चालक के लिए सभी भौतिक अवस्थाएं स्थिर हैं तो चलो कर लो स्थिर। m द्रव्यमान भौतिक अवस्था, लंबाई भौतिक अवस्था, ये सब भौतिक अवस्था। प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n क्या है? चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। e इलेक्ट्रॉन का आवेश निश्चित है ही। तब चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर v और चालक में बहने वाली धारा I का अनुपात नियत रहता है, ठीक रहता है नियत, और उस नियतांक को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और इस प्रकार हमने ये सिद्ध कर दिया, और यही ओम का नियम है। और ये चालक का प्रतिरोध है। ये क्या है? चालक का प्रतिरोध। अब देखो चालक का प्रतिरोध अगर ये मानोगे आप तो क्या होगा जी? इसे थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसे कैपिटल R लिख दूंगा, ml बटे N E स्क्वायर A टो। A को R के साथ ले जाते हैं, L को नीचे ले जाते हैं, बोलो M N E स्क्वायर टो, ठीक है जी। ये RA बटा L क्या होता है? रो। तो ये भी फॉर्मूला यहां तक सिद्ध करने को कभी कभी आ जाता है। रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध किसका होता है? चालक का नहीं होता है, चालक के पदार्थ का होता है। पहली क्लास में मैंने क्लियर किया, वो देख लेना, आप दोबारा से भी चेक कर सकते हैं, है ना। यानी एक क्वेश्चन आता है कि किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ाकर 3 गुनी कर दी, विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुनी कर दी, क्या तुमने उसका प्रतिरोध क्या तुमने उसका पदार्थ बदल दिया? तार तांबे का होगा तो तार तांबे का ही रहने वाला है ना, तो विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं, पढ़ा होगा तुम लोगों ने इसे। तो विशिष्ट चालकता सिग्मा को कहते हैं। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? सिग्मा को। और विशिष्ट चालकता होती है 1 बटे रो। क्या होती है? 1 बटे रो। रो बराबर उसका रो का उल्टा करूंगा तो क्या आएगा? N E स्क्वायर टो बटे M। बोलो बच्चों बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये पूरा का पूरा आपका ओम का नियम यहाँ पर हो जाता है, ठीक। धारा घनत्व को लेकर भी इसमें एक ओम के नियम का एक वैकल्पिक रूप भी है, वो अगर आप इसे देखना चाहें तो वो भी आप साथ साथ ही देख लें, है ना। अभी अगली क्लास में मैं आपसे किरचॉफ के नियम की बात करूंगा विस्तृत रूप में, और किरचॉफ के नियम का न्यूमेरिकल आता जरूर है। एक चालक है, ओम के नियम का ही दूसरा रूप दिखा देते हैं एक और। एक चालक है, चालक की लंबाई कौन है? L है, और चालक की लंबाई L है, और चालक का परिचय क्षेत्रफल A है। चालक के सिरों के बीच हमने V विभवांतर लगाया, चालक पर क्या उत्पन्न हो गया? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अरे क्या उत्पन्न हुआ चालक पर? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और ओम का नियम हमने सिद्ध कर दिया था। ओम का नियम क्या आया था अभी? V बराबर IR। याद है? भूल गए? अभी तो आया है ना, आया ना। अब देखो इन तीनों की वैल्यू कैलकुलेट रख दीजिए, ओम के नियम का दूसरा रूप आ जाएगा एक। कैसे? V की जगह आपने भी बताया था मुझे EL, बताया था नहीं बताया था? आपने तो बताया। चलो J बराबर I बटा A होता है। अरे J बराबर क्या होता है? I बटा A, धारा घनत्व बराबर होता है। तो I बराबर क्या आ गया? JA आया है। अभी आपने बताया था रो बराबर RA बटा L होता है। रो बराबर क्या होता है? तो R बराबर क्या आ गया? रो L बटा A आया। अब देखो ये तीनों वैल्यू ओम के नियम की V बराबर IR में पुट कर दो, ओम के नियम का ही तो रूप आएगा नया।
अरे किसका मान आएगा, ओम के नियम का तो रूप आएगा, तो V की जगह क्या लगा दूं, EL, I की जगह क्या लगा दूं, JA, और R की जगह क्या लगा दूं, रो L अपॉन A। देखो A से A कैंसिल हो रहा है, L से L कैंसिल हो रहा है, E बराबर क्या आया, J रो, और J बराबर क्या आएगा, 1 रो E, और 1 रो किसे कहते हैं, सिग्मा को, और J बराबर क्या आया, सिग्मा E। तो ये सिद्ध करने को भी आएगा, तो कोई सिंपल है ना, बताओ कुछ है। ये ओम के नियम का वैकल्पिक रूप है, तो ओम के नियम से ही निकाला ना मैंने। बोलो क्लियर हो गई आपको, क्लियर है नहीं है। ओम का नियम लास्ट सेशन का रह रहा था, तो मैंने इसे करा दिया। यूनिट सेकंड यूनिट में, फर्स्ट यूनिट तो आपकी बहुत अच्छी हो गई, सेकंड यूनिट में क्या आएगा, आर्टिकल तो ओम का नियम, फिर उसके बाद किरचॉफ के नियम, उसके बाद व्हीटस्टोन सेतु, और उसके बाद विभव मापी। ये 4 आर्टिकल हैं जी, और इन 4 आर्टिकल में से एक न एक आता ही है। फिर रिपीट कर दूं, ओम का नियम करा दिया, दूसरा क्या, किरचॉफ के नियम, व्हीटस्टोन सेतु एक ही है लगभग, किरचॉफ के नियम से ही व्हीटस्टोन सेतु हो जाएगा, और फिर क्या है, विभव मापी। ठीक, 3 चीज हो गई जी। तो 3 चीज याद करने में कितनी देर लगेगी, आधा घंटा में नहीं लगेगा। ठीक, और जब हम ये याद कर लेंगे तो इनके ऊपर जो न्यूमेरिकल होंगे वो भी बड़े आसान से हो जाएंगे। बताओ जी, कोई यूनिट सेकंड कोई ज़्यादा बड़ी हो गई क्या, क्लियर हो गई बात या नहीं हुई। चलो आगे चलें। चलो अब ये सेलों का क्रम अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, हाई स्कूल में अगर नहीं पढ़ा है तो सेलों का क्रम अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो किरचॉफ के नियम भी बहुत आसान से समझ में आ जाएंगे। सेल क्या है भाई, एक सेल एक सरल युक्ति है, एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा किसी भी परिपथ में आसानी से धारा का प्रवाह होता रहता है, लगातार होता रहता है। वही तो सेल है भाई। आपने बैटरी में सेल डाला, बैटरी आपने ऑन की, सेल कितने प्रकार के होते हैं वो प्रश्न अलग है। ठीक, सेल का ऑन किया तो उस परिपथ में धारा बहने लगी, बल्ब जलने लगा, यही तो सेल है। और सेल में होता क्या है आपने पता ही है ना, एक सेल में आपने अगर लैब में देखे हैं सेल अपनी, तो सेल में नीचे एक विद्युत अपघटक भरा होता है, क्या भरा होता है, और उसमें धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, यही तो है। कुछ इलेक्ट्रोड का कुछ भाग उसके अंदर डूबा रहता है और कुछ भाग बाहर रहता है, यही तो है। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर कोई पूछता है सेल क्या है, तो सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी भी परिपथ में आसानी से धारा लगातार प्रवाहित होती रहती है ना। सेल में होगा क्या भाई, ये रसायन पड़े हैं, विद्युत अपघटक रसायन ही तो है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नमक का विलयन हो गया, ये विद्युत अपघटक ही तो है, तो रसायन है ना। और हम बदल कह रहे हैं धारा, यानी सेल में होगा क्या, सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। भाई रासायनिक ऊर्जा कहाँ बदलती है ये आप ही तो, इस डरने की बात है क्या ये, है ना। और सेल का जो घोल है वो धारा प्रवाह के मार्ग में, सेल का जो घोल है वो धारा प्रवाह के मार्ग में एक अवरोध लगाता है, उस अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई जी। और सेल का ये प्रतीक है, एक बड़ा डंडा लेते हैं और एक छोटा डंडा लेते हैं, और उस आंतरिक प्रतिरोध को क्या करते हैं जी, हम उस आंतरिक प्रतिरोध को छोटे से नेगेटिव तार के साथ लगा देते हैं, यही तो हुआ। आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल को E कहते हैं, क्यों भैया, है ना। पूरे परिपथ में विद्युत वाहक बल की अगर मैं बात करूं तो पूरे परिपथ में सेल द्वारा, पूरे परिपथ में सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस सेल का, सेल द्वारा जितना कार्य किया जाता है उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। बोलो बात क्लियर है। यानी Q बराबर क्या 1, तो E बराबर क्या W। तो अगर कोई परिपथ है और उस परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित कराना है, एकांक आवेश को प्रवाहित कराना है, तो सेल द्वारा जितना कार्य किया जाएगा, सेल द्वारा जितनी ऊर्जा दी जाएगी उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। बोलो बच्चों बात समझ में आई नहीं आई। अब इसी बात को मैं क्या कहता हूं कि एक तो चीज होती है रट के हमने की, एक होती है हमने उसे समझ लिया। तो जो चीज हम समझ लेते हैं, देखो अंतर है, पहले भी आपने पढ़ा है फिजिक्स, मैं नहीं कहता मैं ये अलग पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ एक नॉर्मल, सब अध्यापक अच्छे होते हैं, सभी अध्यापक अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं, परंतु जब चीज़ को समझते हैं कहानी सी बनाकर तो वो चीज़ हमारी परमानेंट मेमोरी में पहुँच जाती है। और जब एक बार चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं तो हम कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी आर्टिकल उसे हम समझ लेते हैं। समझ में आई या नहीं आई। पिक्चर में गाने भी रखे जाते हैं,
पिक्चर के सीन भी रखे जाते हैं। अगर इसी दीवार पर पूरी पिक्चर खत्म कर दें, चाहे कितना अच्छा हीरो ले लो, अक्षय कुमार ले लो, हीरोइन कितनी बढ़िया ले लो, विलेन ऊपर से उतार के नीचे अमरीश पुरी जी ले आओ, पर अगर पीछे के सीन बढ़िया नहीं होंगे, दीवार के आगे शूटिंग चल रही होगी, तुम देखोगे क्या? है नहीं ना? क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हें क्या चाहिए, उसमें एक कहानी सी बन के आती है तो हम समझते हैं, कभी सस्पेंस बनता है। और न्यूमेरिकल भी वही अच्छा हुआ जो सस्पेंस हो। अब आप देखो, ये सेल था जी, इस सेल के साथ मैंने एक प्रतिरोध लगा दिया। क्या लगा दिया? लगा दिया जी प्रतिरोध एक, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, ये छोटा बड़ा आर लगा दिया। ठीक, आप थोड़ा ध्यान से सुनने वाली बात है। जब इस सेल से एक कूलाम आवेश यहां से निकला और यहां तक गया, फिर गया, फिर गया, फिर यह बाहर गया, फिर अंदर भी चला, तो एकांक आवेश को पूरे में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जो ऊर्जा दी गई वो दो जगह खर्च हुई। कहां कहां? एक तो इस बाह्य परिपथ में, अगर मैं इसे ए बी कह दूं, इस ए बी परिपथ में बाहर वाले में, और एक सेल के घोल के अंदर। क्योंकि अभी आपने क्या बताया, सेल का घोल भी धारा प्रवाह के मार्ग में अवरोध लगाता है और उस अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ये आपने तो बताया, ये आपने तो बताया। और आंतरिक प्रतिरोध, अगर ये क्वेश्चन मैं बीच में छोड़ दूंगा एक कि आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो आपका जवाब होना चाहिए आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है प्लेटों के डूबे भाग के क्षेत्रफल पर। ये ए कौन है? डूबे भाग का क्षेत्रफल। एल कौन है? इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर और विद्युत अपघटन पर। धातु की प्रकृति पर, किसका इलेक्ट्रोड है, विद्युत अपघटन की प्रकृति पर। 5 चीजों पर बताया। क्या क्या? इलेक्ट्रोडों के डूबे भाग की लंबाई पर, और क्या बताया? हाँ जी, डूबे भाग के क्षेत्रफल पर। तीसरा, विद्युत अपघटन की सांद्रता पर, विद्युत अपघटन की प्रकृति पर, किस चीज का विद्युत अपघटन है, और एक इलेक्ट्रोड की प्रकृति। ये तो बीच में वैसे एक शॉर्ट क्वेश्चन याद आ गया तो मैंने आपको बताया। चलो जी, अब इसे हम यहां पर खत्म करते हैं। अब आप देखें, तो इस सेल से एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? आपने पढ़ा है E बराबर क्या होता है, W/Q, और W बराबर क्या आया? ओ हाँ जी, EQ, और Q की जगह क्या लगा सकता हूं? IT। तो EIT, ये EIT दो जगह खर्च हुई, ये तो समझ गए तुम। कहां कहां खर्च हुई है EIT? एक तो बाह्य परिपथ में और एक सेल के अंदर, एक सेल के, चलो बाह्य परिपथ में मान लिया W1 ये कार्य हुआ, तो बाह्य परिपथ में E की जगह क्या लगेगा? V। क्या लगेगा? V। E की जगह क्या लगेगा? V। तो बाह्य परिपथ में जो विभवांतर हुआ A और B के बीच, A और B के बीच विभवांतर हुआ V बराबर W/Q, तो W1 बराबर आया VQ, और Q की जगह क्या लगाया? IT। ये कहां आया? बाह्य परिपथ में। ठीक, और सेल के भीतर क्या हुआ? सेल के भीतर क्या है? घोल। और घोल का क्या है? आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध कितना है? R। जब ये R है, इस R में I धारा बहेगी, तो इसमें कितनी ऊर्जा का क्षय होगा? इसमें कितना विभवांतर होगा? V बराबर IR, I इंटू स्मॉल r। बाहर वाले में क्या होगा? I इंटू कैपिटल R। अंदर वाले में क्या होगा? I इंटू स्मॉल r। तो V की जगह V डैश लगाया, और I की जगह I लगाया T, और V डैश का मान लगाया I स्मॉल r। ये स्मॉल r क्यों लगाया जी? स्मॉल r क्यों लगाया? आंतरिक प्रतिरोध है। ये सेल के भीतर की बात है, ये सेल के बाहर की बात है। बोलो, तो यानी ये जो कार्य किया सेल ने, ये कितनी जगह बटा? 1 और 2। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी, अरे क्लियर हुआ है नहीं हुआ? क्लियर हो गया? आगे ले लूं? अब बच्चों इधर आ जाओ। यानी ये W दो जगह खर्च हुआ, W1 प्लस W2। W की वैल्यू आई EIT, बाहर आया VIT।
टी और W2 आया I²RT। अब तो कोई समस्या नहीं मेरे ख्याल से। तो ये जो आर्टिकल इतने बड़े बड़े लगते हैं, इतने बड़े बड़े होते नहीं। अगर उसे कहानी दिमाग में सेट कर लो, यार सेल है, सेल के सिरों के बीच विभवांतर लगाया, वोल्टमीटर लगाया, कहाँ कहाँ धारा हुई, कैसे कैसे हुई, बोलो। IT सब में कट गया, तो E बराबर क्या आया यहाँ पर, V प्लस IR, और V बराबर क्या आया, E माइनस IR। बोलो बच्चों बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? आर्टिकल पूरा प्रूफ हो गया। यानी एक अगर सेल तुम ले रहे हो और उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है और यहाँ तुम एक दूसरा प्रतिरोध लगा रहे हो बड़ा R, क्या लगा रहे हो, और यहाँ तुम विभवांतर अगर माप रहे हो तो क्या होगा, वो विभवांतर इतना होगा। क्लियर है जी? वो विभवांतर इतना होगा और V का मान हमेशा E से कम होगा। V का मान हमेशा E से, है ना, क्योंकि सेल से धारा ले रहे हैं, सेल से। और अगर इस सेल को उल्टा बना दूंगा मैं, उल्टा लगा दूं इस सेल को, क्या लगा दूं, उल्टा। अगर धारा सेल को धारा दे रहे हैं हम कहीं और से, सेल को धारा क्या दे रहे हैं हम, कहीं और से दे रहे हैं। घर पे बैटरी है, इन्वर्टर है, इन्वर्टर क्या हमेशा तुम बैटरी से धारा लेते हो या कभी देते भी हो? हाँ जी, देते भी हो धारा। कब देते हैं, जब इन्वर्टर से काम बंद कर दें, इन्वर्टर चालू भी रखें, लाइट आ रही है तो बैटरी चार्ज होती है। तो जब बैटरी चार्ज होती है, सेल चार्ज होता है, तो ये फॉर्मूला लगता है। बोलो। तो ये क्वेश्चन बनता है क्या कि सेल के सिरों के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक से कम होता है, ज़्यादा होता है या बराबर होता है? देखो जी, जब सेल से धारा ले रहे होते हैं, घर में लाइट नहीं है, हम उस सेल से धारा ले रहे हैं, तो सेल के सिरों के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक से कम होगा और इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। जब हम सेल को चार्ज कर रहे हैं तो सेल के सिरों के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक से ज्यादा होगा। क्लियर? और यदि धारा जीरो है, कौन जीरो है, आंतरिक प्रतिरोध जीरो है, या धारा जीरो है या आंतरिक प्रतिरोध जीरो है, तो V E के बराबर होता है। V किसके बराबर होता है? E के। सेल के सिरों के, ये क्वेश्चन अलग अलग आ जाते हैं जी, पूरी कहानी समझ में आ गई या नहीं आई? तो एक सेल की बात मैंने की, सही है जी। यानी सेल से जब हम धारा ले रहे होते हैं तो सेल के सिरों के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक से कम होगा। जब हम सेल को धारा दे रहे होते हैं, सेल को चार्ज कर रहे होते हैं, तो सेल के सिरों के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक से ज्यादा होगा। जब सेल खुले परिपथ पर है, खुले परिपथ का मतलब है परिपथ पूरा नहीं है, कहीं तार कट गया, कुंजी बंद है और स्विच ऑफ है ना, जब हम सेल को ना धारा दे रहे हैं ना ले रहे हैं, धारा जीरो है, तो सेल के सिरों के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक के बराबर होगा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध अगर जीरो है, आंतरिक प्रतिरोध जीरो होने का मतलब क्या है? आंतरिक प्रतिरोध जीरो होने का मतलब है सेल का जो घोल है वो धारा के बहने का विरोध नहीं कर रहा है। उस स्थिति में सेल के सिरों के बीच विभवांतर विद्युत वाहक के बराबर होगा। बात समझ में आ गई नहीं आई? चलो अभी बात को खत्म नहीं करते हैं सेल की, क्योंकि अधिकतर मैंने देखा, जो मेरी लास्ट आपको मैंने सेशन लिया था, आप देखना, मैं उसे अपलोड करूंगा वीडियो को भी, उसमें आप देखेंगे, उसमें प्राथमिक सेल द्वितीयक सेल की भी चर्चा की है मैंने, ठीक है ना। हाँ, आप देखें, खाली नंबरों की बात नहीं होती है कि मार्क्स कितने आते हैं बोर्ड में, बात इस बात की होती है कि हमें नॉलेज कितनी है। आगे मार्क्स इतने ज़्यादा काम नहीं आते जितनी नॉलेज काम आती है। और नॉलेज के लिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जब हम कहानी बनकर कोई चीज़ अपने दिमाग में फीड करते हैं तो वो हमें परमानेंट याद हो जाती है। और हम में कहीं से भी परिवर्तन हो सकता है, किसी भी क्लास से। ऐसा नहीं है कि हाई स्कूल के मार्क्स कम है, फर्स्ट ईयर में मार्क्स कम है, इंटर में अब तक तैयारी नहीं की, जब जागो तब सवेरा, ये होती है ना कहावत, आज से भी शुरू करोगे तो बहुत है। अब आप देखें, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सेल, उसका आंतरिक प्रतिरोध R1, दूसरी सेल, उसका आंतरिक प्रतिरोध R2, विद्युत वाहक बल E2। अब ये कहा ये दो सेल ऐसे जुड़ी हुई है जी कहीं। क्लियर? अब आप इस बात को थोड़ा ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करना, आंकिक मत समझो। आप कहते हैं ना कि आंकिक भारी लगते हैं, न्यूमेरिकल भारी लगते हैं। न्यूमेरिकल हमेशा उसे भारी लगेंगे जिसकी थ्योरी क्लियर नहीं होगी।
ठीक, अब आप बताएं इसी क्वेश्चन को मैं अगर कहूं 4 वोल्ट 2 ओम 6 वोल्ट 4 ओम, सवाल बन गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले, ये सेल श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं या समानता क्रम में है? मैंने संधारित्र का श्रेणी क्रम पढ़ाया, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम पढ़ाया, अब ये सेल का श्रेणी क्रम है। ये आएगा नहीं, इसके लिए कुछ नहीं आना, पर इसके न्यूमेरिकल तो आते हैं ना। मान लिया ये बिंदु ए है, ये बिंदु सी है और ये बिंदु बी है। ठीक, अब आप मुझे एक बात बताएं, दोनों सेल के प्लस एक तरफ है, यानी इस सेल के कारण भी धारा इधर को बह रही है और उस सेल के कारण भी धारा उधर को ही बह रही है। उधर को बहने का मतलब है सेल से धारा निकल रही है, इसका मतलब क्या है कि हम सेल से धारा ले रहे हैं और सेल को धारा दे नहीं रहे हैं, यानी सेल डिस्चार्ज हो रहा है। सेल को चार्ज कर रहे हैं क्या? और श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, श्रेणी क्रम में धारा समान होगी, तार तो एक ही है ना। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अभी मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था V बराबर E माइनस आई आर। अगर मैं A और C के बीच विभवांतर की बात करूंगा, A और C के बीच, तो A और C के बीच एक ही सेल है, उसका आंतरिक प्रतिरोध R1 है। A और C के बीच विभवांतर कितना होगा? V बराबर होता है E माइनस आई आर। होता है या नहीं होता है? मेरी बात ध्यान से समझें, समझ में ना आए तो बता दें। बताओ A और C के बीच विभवांतर क्या होगा? VAC उसे बोल देता हूं। A और C के बीच एक ही सेल है, एक ही आंतरिक प्रतिरोध है, तो क्या करूंगा मैं? E की जगह तो लगाऊंगा E1, I की जगह I1 क्यों नहीं लगाया? बोलो बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर है नहीं है? अगर मैं C और B के बीच विभवांतर की बात करता हूं, किसके बीच? तो C और B के बीच विभवांतर की बात करता हूं तो E की जगह क्या लगाऊंगा? E2, माइनस की जगह माइनस ही लगाऊंगा, I की जगह I, R2 की जगह R2। बोलो क्लियर है नहीं है? अब वो सवाल क्या कहेगा? धारा का मान ज्ञात करो, A और B के बीच विभवांतर ज्ञात करो, A और C के बीच विभवांतर ज्ञात करो, C और B के बीच विभवांतर ज्ञात करो। अरे बाढ़ में जा, जो पूछना वो पूछ, हमें करना आता है ना सवाल। अब मुझे किसके बीच कैलकुलेट करना है? A और B के बीच। बताओ A और B के बीच विभवांतर क्या होगा? विभवांतर किसे कहते हैं? विभव का अंतर, यानी A पर विभव और माइनस B पर विभव, यही तो होगा। अब उसने तो ये दे दिए, C बीच में दे दिया बिंदु, तो मैं क्या करूं? यहां पर मैं VC को घटा लेता हूं और VC को जोड़ देता हूं। बोलो बच्चों बात समझ में नहीं आई क्या? ठीक, ये चीज किसके बीच विभवांतर है और ये किसके बीच विभवांतर है? ये विभवांतर तो A और C के बीच है और ये विभवांतर C और B के बीच है। A और C के बीच विभवांतर कितना है जी? E1 माइनस आई R1 प्लस E2 माइनस आई R2, यानी V बराबर क्या आया? ये E1 E2 दोनों पॉजिटिव हैं, E1 प्लस इन दोनों में माइनस कॉमन आया, R1 प्लस, बोलो बच्चों बात समझ में आई नहीं आई? आ गई समझ में? तो इस प्रकार इन समीकरण बनाकर हम आराम से सवाल कर सकते हैं। अगर इसकी तुलना में V बराबर E माइनस आई आर से कर लूं, किससे कर लूं? V बराबर E माइनस आई आर से कर लूं तो क्या आएगा जी? भाई अगर मैं इसकी तुलना V बराबर E माइनस आई आर से कर लूं तो E की जगह तो आ गया E1 प्लस E2 और I की जगह I है ही, R की जगह क्या आ गया? यानी अगर सेल श्रेणी क्रम में है, अगर सेल श्रेणी क्रम में है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले यूज कर सकता हूं, पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करने का कभी भी किसी को राय नहीं देता हूं, क्योंकि जो हमने किया वो करना आना चाहिए। नहीं बात समझ में आई? क्लियर है जी? और अगर यही सेल अगर यही सेल क्या होता, अगर यही सेल में उल्टा कर दूं बाई चांस, तो पूरा सवाल बदल गया जी। नहीं बदल गया? क्यों बदल गया? इसके कारण तो धारा जा रही है, इसके कारण तो धारा सेल से निकल रही, चार्ज हो रहा सेल क्या हो रहा? तो E2 की जगह क्या लगेगा? माइनस E2 आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। आप इसे मत करना, रटना मत। क्यों आएगा? आप इसे इसी तरीके से करके देखना, इसी तरीके से करके देखना, तो ये पूरा का पूरा बस ये माइनस E2 आएगा बस, और कुछ नहीं होगा। और जब ये माइनस E2 आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये तो प्लस ही रहने वाला है। यानी इस बात के चक्कर में मत पड़ो क्या सा सर्किट है, जो सवाल करना बताया वो तरीका सीखो। तो सेल का सवाल श्रेणी क्रम का तो गलत नहीं होगा, विभवांतर कहीं भी नहीं। वो उसने कह दिया जी A और C के बीच विभवांतर पूछो, तो इसका तो कुछ हुआ ही नहीं।
नहीं। चलो अब इसी प्रकार मैं आपको कहता हूं, सेल समानता क्रम में है जी। सेल समझ में आ रहा है ऐसे? नहीं, हाँ, सेल समानता क्रम में है। समानता क्रम का मतलब क्या है? ये सेल आंतरिक प्रतिरोध, ये सेल आंतरिक प्रतिरोध E1 R1 E2, ये धारा है। बताओ सेल से धारा निकल रही है या सेल चार्ज हो रहा है? यहां से धारा कौन गई? मान लिया I1, और यहां कौन गया? और यहां धारा हो गई I बराबर क्या हुआ? I1 प्लस। बस समीकरण बनानी सीख लो। अगर समीकरण बनानी सीख ली तो हमें कोई भी न्यूमेरिकल परेशान नहीं कर सकता, कोई आर्टिकल परेशान नहीं कर सकता। समीकरण आनी चाहिए इस चैप्टर की। चलो बताओ जी, यो A और यो B मान लिया। अब मुझे बताएं, एक डायलॉग हमेशा बोलता हूं, समांतर नारा क्या बोलता हूं मैं? समांतर विभवांतर। याद हुआ? समांतर। तो ये दोनों A और B के बीच ही ये जुड़े हुए हैं, और A और B के बीच ही ये जुड़े हुए हैं, है ना? तो दोनों A और B के बीच जुड़े हुए हैं ना। तो जितना विभवांतर इस ऊपर वाले तार में A और B के बीच होगा, उतना ही विभवांतर तो नीचे वाले तार में होगा। चलो, तो विभवांतर का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था? V बराबर E माइनस IR। और ये हम फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब सेल से धारा बाहर आ रही होती है, और सेल को अगर चार्ज कर रहे हैं तो उल्टा हो जाता है, वो है ना। क्लियर है या नहीं है? बताओ A और B के बीच विभवांतर ऊपर वाले हिस्से से कितना हुआ? E की जगह I की जगह R1 की जगह, और नीचे वाली इक्वेशन लगाऊंगा तो VAB बराबर E2 माइनस, दोनों को बराबर रख सकता हूं, क्यों? तो E1 माइनस I1 R1 बराबर E2 माइनस I2 R2। क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है जी। तो ये इक्वेशन इस प्रकार बन जाती है यहाँ पर, और आप आराम से इन दोनों इक्वेशन को यूज करके सवाल को कर सकते हैं। जो भी कैलकुलेट करना है वो आप कैलकुलेट इसे आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या दूर दूर तक नहीं होती है। आप चाहें तो I की वैल्यू वैसे भी पुट कर सकते हैं। अगर एक प्रतिरोध लगा दूं मैं R यहाँ पर बड़ा करके, तो उस हिसाब से सवाल आपका आगे होकर चला जाता है। तो कर लेंगे इसे फिलहाल। चलो अब आपको मैं बताता हूं, आगे ले चलता हूं थोड़ा सा। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज़्यादा आते हैं। सेल श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे, सेल समांतर क्रम में जुड़ेंगे। ऐसे परिपथ भी आते हैं जहां सेल मिश्रित क्रम में जुड़ते हैं। कौन सा क्रम? मिश्रित क्रम। और जब सेल, मैंने एक बार 2 लाइन लिखी है कि यदि सेलों का मिश्रित क्रम का कुल आंतरिक प्रतिरोध कुल बाह्य प्रतिरोध के बराबर होता है, तब संयोजन में अधिकतम धारा प्राप्त होती है। संयोजन में अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए एक शर्त बताई मैंने, क्या? मिश्रित क्रम के ऊपर 2-3 सवाल बहुत अच्छे आते हैं एनसीईआरटी के, कि अगर परिपथ में सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और वो सेल श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जुड़े हैं, मिक्स क्रम में जुड़े हैं। मिक्स का मतलब क्या है? जैसे मैं बता दूं आपको कि ये एक पंक्ति, पहली पंक्ति में कुछ सेल जुड़े हैं, दूसरी पंक्ति जोड़ दी तो ये मिक्स हो गए ना। तो आपको कभी कभी पता होना पूछता है कि किस प्रकार जोड़े गए सेल, है ना। तो इसमें मैंने R बराबर NR/M का फॉर्मूला डायरेक्ट है, ये आप सिद्ध भी कर सकते हैं। N कौन है? यहाँ एक पंक्ति में सेलों की संख्या, एक पंक्ति में, और स्मॉल m कौन है? कुल पंक्तियों की संख्या। क्या है? और ये P max जो अधिकतम शक्ति धारा, अधिकतम धारा है, ये I max अधिकतम धारा। और अधिकतम धारा कब प्राप्त होती है? Me/2R लगा देंगे डायरेक्ट, ही फॉर्मूला याद कर लीजिए। या ये Ne/2R, यहाँ कैपिटल R है, वहाँ स्मॉल r है, ठीक है, याद कर लेंगे। क्या है? Me/2 स्मॉल r या Ne/2 कैपिटल R। अधिकतम धारा कब प्राप्त होती है? जब कुल आंतरिक प्रतिरोध कुल बाह्य प्रतिरोध के बराबर होता है। अधिकतम व्यय शक्ति N²E²/4R। ठीक, वो फॉर्मूला याद कर लो, Ne/2R, ये आ जाए। ठीक है जी। एक सवाल पे लेता हूं आगे मैं। पहला क्वेश्चन मेरा, हमारे पास 12 सेल हैं। कितने?
ठीक, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। बताओ कितना विद्युत वाहक बल है? 1 कितने सेल हैं? आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। क्या है स्मॉल आर? इन सभी सेलों के संयोजन का प्रयोग करके 1.5 ओम के बाह्य प्रतिरोध में, बाह्य प्रतिरोध, आप सेलों को किस प्रकार जोड़ेंगे जिससे प्रतिरोध में अधिकतम धारा मिले, और इस अधिकतम धारा का मान भी ज्ञात करो। मैंने क्या बताया था? अधिकतम धारा कब प्राप्त होती है? जब कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर हो, है ना। और जब मैंने बताया कि मान लिया m पंक्तियों में सेल को जोड़ेंगे, कितनी पंक्तियों में सेल को जोड़ेंगे? m, और एक पंक्ति में कितने सेल होंगे? मान लिया n m पंक्ति लेंगे और एक पंक्ति में कितने सेल जोड़ेंगे? n, यानी एक पंक्ति में मैं n सेल ले रहा हूं, एक पंक्ति में n सेल, और कुल पंक्ति कितनी? m। तो ये 12 का मतलब क्या हुआ? ये 12 दो जगह बटेंगे, कुछ पंक्तियों में कुछ कॉलम में ना, तो mn बराबर 12 आ गया। mn बराबर, भाई दोनों की गुणाई तो 12 होगी भाई। इधर 6 सेल हुए, इधर 2 हुए, 2 पंक्ति 6 दूनी 12, 4 सेल एक पंक्ति में, 3 पंक्ति 4 तिया 12, ऐसी तो बटोगे। अब आप देखें इसमें क्या करना है। अभी फॉर्मूला बताया, यहां लिखेंगे कि हम माना 12 सेलों को m पंक्तियों में बांटेंगे और प्रत्येक पंक्ति में n सेल होंगे, तब कुल प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध जो होगा वो nr/m होगा, nr/m होगा। वो कैलकुलेट करके देख लीजिए, है ना। अब अधिकतम धारा तब प्रवाहित होगी जब कुल आंतरिक प्रतिरोध बराबर हो। कैलकुलेट मत करना, डायरेक्ट याद कर लो। n, स्मॉल r का मान क्या है? 0.5, और बड़े r का मान क्या है? 1.5। इससे ये कटेगा 3 बार, तो n बराबर 3m आया। n की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, तो mn बराबर 12, n की जगह क्या लगाया? 3m बराबर 12, m² बराबर 4, और m बराबर क्या आ गया? 2, और n बराबर क्या आया? 3m, 3 गुणा 2 बराबर 6। ठीक, तो क्या होगा? वो 12 सेल 2 पंक्तियों में रखे जाएंगे और एक पंक्ति में 6 सेल होंगे। अधिकतम धारा पूछ रहा है या अधिकतम शक्ति पूछ रहा है, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था नहीं? आप देख लीजिए जरा। अधिकतम धारा का फॉर्मूला Ne/2R, क्या लगाएंगे? Ne/2R। मैंने पीछे आपको दिखा भी दिया जो मैंने बताया था, और ये आप वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है जी। अधिकतम शक्ति तो वो भी। इसी प्रकार का एक आर्टिकल और आता है आपके यहाँ न्यूमेरिकल, 6 ओम के बाह्य प्रतिरोध के साथ 24 सेलों को किस प्रकार जोड़ेंगे। आपको 24 सेल आ गए, तो 24 सेल आए तो आपको लिखना पड़ेगा, लिखना मन मत बोल देना। आप ये लिखना कि 24 सेलों को हम m पंक्तियों में बांटेंगे और एक पंक्ति में हम n सेल रहेंगे, तब सेलों की कुल संख्या mn होगी, 24 होगा। और सेलों का जो कुल आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या फॉर्मूला आया था, डायरेक्ट ही बता दो, बार बार सिद्ध करोगे तो प्रॉब्लम होगी। कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या आया था? nr/m, nr/, अरे जो श्रेणी क्रम में है वो तो श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं, समांतर क्रम उल्टा होता है, पता तो है। अब ये कुल प्रतिरोध nr/m के बराबर होगा। कुल प्रतिरोध है 6 ओम का बाह्य प्रतिरोध है, 6 ओम का क्या है? तो r की जगह 6, और आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है कितना? 1 ओम, और n बराबर 6m आया। n बराबर क्या आया? mn बराबर 24। बोलो, m की जगह m, 6m बराबर 24, m² बराबर 4, और m बराबर 2, और n बराबर 6m बराबर क्या आया? 12। बोलो, बात समझ में नहीं आई क्या? आ गया? शक्ति व्यय पूछी है तो शक्ति व्यय का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, कर लोगे ना। अधिकतम धारा, अधिकतम शक्ति व्यय, देखो शक्ति व्यय का लिखा था ये रहा मेरा, ये n² E²/4R, कर लोगे? चलो आगे चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है और आपके यूपी बोर्ड में आया है अभी 1-2 साल पहले। दो समान लंबाई की तारों में एक एल्यूमिनियम का दूसरा कॉपर का बना है। दो तार हैं और वो तार एक दूसरे कॉपर का वो बना है, इनके प्रतिरोध समान है, उन दोनों के प्रतिरोध बराबर है। थोड़ा समझने की जरूरत होती है सवालों को एनसीईआरटी के। दोनों तारों में कौन सा हल्का है? ये आधा लय बनेगा, ये पूरा टाइप हुआ है, हल्का है। अतः समझाइए कि ऊपर से जाने वाली बिजली के बिलों में केबल में एल्यूमिनियम के तारों को क्यों पसंद किया जाता है। ठीक है जी, कौन सा तार हल्का है ये भी बताना है। ठीक, कुछ नहीं कहा, ये रो एल दे रखा। रो का मतलब क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है एल्यूमिनियम का। किसका? ये विशिष्ट प्रतिरोध है तांबे का। किसका? घनत्व दे रखा है 2.7 और कॉपर का घनत्व दे रखा है 8.9। ठीक, उसने एक लाइन कही, हमेशा बात में से बात निकलती है। उसने कहा इनके प्रतिरोध समान है। कौन समान है? अब ये प्रतिरोध समान है तो फॉर्मूला तो प्रतिरोध का लेना पड़ेगा, वो तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा। और विशिष्ट प्रतिरोध भी दे रखा है, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में संबंध होता है रो बराबर RA/L। पढ़ा है तुमने? प्रतिरोध समान है, प्रतिरोध समान होने का मतलब क्या है? कांस्टेंट है। लंबाई समान है, समान लंबाई, तो यानी रो समानुपाती A है, इसका मतलब तो ये है। क्लियर है जी? बात समझ में आई नहीं आई? क्योंकि घनत्व दे रखा है और घनत्व का सवाल द्रव्यमान के बिना होगा नहीं, तो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व। द्रव्यमान बराबर आयतन का फॉर्मूला A×L×D। m1/m2 बराबर A1/A2, L समान है D1/D2। ठीक, और A1/A2 वही होगा, क्योंकि A विशेष प्रतिरोध पर निर्भर करता है, तो मैं A1/A2 की जगह ρ1/ρ2 लगा सकता हूं। लगा दिया जी? भाई यही 4 मान दे रखे थे, इन चारों मानों को मैंने पुट करा। यहाँ पर देखो, ρ1 की वैल्यू, ρ2 की वैल्यू, ये लगाया। m1/m2 0.46 आया। 0.46 आने का मतलब क्या है कि जो पहला द्रव्यमान है वो हल्का है, पहला तार जो है वो हल्का है। उसने पूछा ना कौन सा तार हल्का है, तो हल्के का मतलब क्या? हल्के भारी का कैसे पता लगाएंगे? द्रव्यमान निकाल कर। अरे हल्के भारी का कैसे पता लगाएंगे? और द्रव्यमान किसका हल्का आया? 0.46, 1 से कम है। अगर मैं इसका उल्टा कर देता हूं, m2/m1 कर देता हूं, तो m2/m1 क्या होगा? 1/0.46। इसे भाग करूंगा यहां, तो ये आया 2.17, यानी m2 बराबर आया 2.17 m1। यानी दूसरा जो तार है वो पहले तार का दुगने से भी ज्यादा है। तो एल्यूमिनियम का तार हल्का है, और हल्के चीज को हम जिसे ज्यादा लोड ना पड़े खंभों पर, हल्का तार ऊपर यहां लगा देते हैं। ठीक है जी? चलो, एक ये तो मैंने कर दिया था शायद ना, ये तो कर दिया था। हमारे पास 12 सेलें हैं। ठीक, आगे चलते हैं जी। एक क्वेश्चन मेरा लास्ट है बस ये आज का। ठीक, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। कितना देर हो गया? 48 मिनट। हाँ, तो बस क्वेश्चन एक और करेंगे, दोनों क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे मेरे। ये आता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, कभी 1 ओम, कभी 1 की जगह R लगा देगा, कभी कुछ कर देगा। तो ये क्वेश्चन समझाना मेरे लिए ज़रूरी है। देखो जी, इसमें क्या होगा, अपनी बैठ जाओ ना। ये अनंत तक है, या कहाँ तक? यही सीरीज चल रही है। ठीक, तो ये पूछा A और B के बीच प्रतिरोध बताओ। मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार देखा है, कभी 1 की जगह R आ जाएगा, कभी X आ जाएगा, कभी 2 ओम आ जाएगा। तो अनंत में से अगर मैं 1 घटा दूं तो क्या होगा? क्या बचेगा? है जी? अनंत में से मैंने 1 घटा दिया, क्या बचेगा? अनंत ही बचेगा। तो जब अनंत में से 1 घटाकर अनंत बचेगा, तो अगर इसमें से मैं 1 कड़ी को छोड़ दूं, भाई तो अनंत तक जा रही है, अगर मैं 1 कड़ी को छोड़ दूं तब भी प्रतिरोध, अगर मान लिया इसका कुल प्रतिरोध R है जी, मान लिया इसमें से कुल प्रतिरोध क्या है, और मैंने इसमें से 1 कड़ी को जो सिमेट्री करके बार बार आ रही है, तो ये क्वेश्चन सिमेट्री वाले होते हैं। देखो ये 3 प्रतिरोध हैं, 1 2 3, ये फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3। मैंने 1 कड़ी निकाल दी जी। तो जब 1 कड़ी निकाल दी तब प्रतिरोध कितना होगा? तब भी R होगा। अगर मेरे सामने आप अनंत बच्चे बैठे हैं, अनंत, और अगर कुल वजन मान लिया m है और मैंने कहा 1 बच्चा कूद जाओ, तब वजन कितना बचा?
जब तुम खुद कह रहे हो एक का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, ऐसे क्वेश्चन में मान लो कि मान लिया ए और बी के बीच प्रतिरोध R है। चलो मैंने एक कड़ी को अलग कर दिया। मैंने क्या किया, एक कड़ी को अलग कर दिया। ये इस कड़ी को मैंने अलग कर लिया। अब मैं ये कहता हूं, एक कड़ी को अलग करने के बाद आपसे ये कहता हूं मैं अब कि भाई इस कड़ी को अलग कर दिया मैंने, यहां से कर दिया। अब प्रतिरोध कितना है, पहले मैंने R माना था तो अब भी तो R होगा, ठीक। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, इसके हटाकर इसकी जगह R लगा दूंगा। बोलो बच्चों, बात समझ में आई नहीं आई? हाँ, क्लियर होगी बात? यानी इतना लंबा चौड़ा जो तामझाम था वो मैंने खत्म कर दिया, और अब भी कुल प्रतिरोध क्या है, R है। अब बताओ कौन किसके क्रम में है? ये एक और R समांतर क्रम में है, और जो आएगा वो इन दोनों के, और जो आएगा वो R ही होगा, जो आएगा वो। चलो इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दो। बताओ कैसे करूंगा, 1/R1 बराबर 1/R प्लस 1/1, 1/R1 बराबर R आया 1 प्लस R, और R1 बराबर आया R/R प्लस 1। यानी अब मैं क्या करने वाला हूं जी, मैंने बार बार आपसे कल भी कहा था, जब भी अब मैं कल किरचॉफ के नियम के क्वेश्चन करूंगा तो इन दोनों को हटा देता हूं, और इनकी जगह क्या लगा दिया जी, मैंने क्या लगाया, इनकी जगह R/R प्लस 1। बोलो बात सही है? फिगर हमेशा चेंज करो, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है किरचॉफ, क्योंकि आज मैंने आधार तो बना दिया किरचॉफ के नियम के ऊपर। अब ये तीनों किस क्रम में है, और श्रेणी क्रम में जुड़कर क्या आएगा, R ही आएगा। तो R बराबर क्या लगा दूं जी, बोलो 1 प्लस 1 प्लस R/R प्लस 1। बोलो कोई दिक्कत? R एक तरफ कर लेता हूं, R माइनस R/R प्लस 1 बराबर 2। R प्लस 1 लघुत्तम ले लेता हूं, LCM, R से मल्टीप्लाई, R स्क्वायर प्लस R माइनस R, यही तो आएगा जी, बराबर 2। R स्क्वायर, ये R से R कैंसिल हो जाएगा, है ना, 0 बराबर 2R प्लस 2। एक तरफ ले आता हूं, R स्क्वायर माइनस 2R माइनस 2 बराबर 0। कोई दिक्कत है किसी को? कोई गलती थोड़ी करी मैंने कहीं? चलो ठीक। आप बच्चों बताओ क्या हुआ, R स्क्वायर माइनस 2R माइनस 2 बराबर 0। मन ही मन इसकी तुलना AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C से कर लो। तो AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C बराबर 0। A की जगह कौन है, 1। R तो X की जगह है, R तो B की जगह कौन है, -2, और C की जगह कौन है। क्या फॉर्मूला था वो जो आप बचपन से आज तक एक ही फॉर्मूला बड़ा अच्छे से याद करते हैं हम लोग, क्या था, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। याद है? अकेला फॉर्मूला होता है जो बचपन सबको याद होता है। x की जगह कौन है इस समीकरण में, r। बोलो -b, b की जगह -2 है, तो -b की जगह कौन है, 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बताओ -2 का वर्ग 4। ए की जगह बताओ 1, और सी की जगह बताओ 2, ए की जगह बताओ। बोलो क्लियर हो गई जी बात? अब इसे जल्दबाजी नहीं करना, मैं इसे कर देता हूं, को से बहुत से बच्चे इसे प्रॉब्लम करते हैं। 2 प्लस माइनस 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 प्लस 4 दूनी 8, 4 12 को लिख सकता हूं 3 गुणा 4 लिख सकता हूं ना। चलो 3 गुणा 4 क्यों लिखा, 2 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा, 2 तो कॉमन लेकर कट गया जी। मैंने पूरा क्वेश्चन इसमें से किया कि कभी गुणा भाग किसी बच्चे से अगर नहीं हो रही है तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट, है ना,
अब 1 प्लस माइनस √3 का मान 1.732, ये 1 से बड़ा है। अगर मैं यहाँ प्लस लेता हूँ तो r का मान आता है, r का मान आता है ये, और अगर मैं माइनस लेता हूँ तो r का मान आता है ये। क्लियर है जी? प्रतिरोध माइनस में तो होता नहीं, तो प्रतिरोध तो प्लस में होगा और r का मान आ जाएगा 2.732। बोलो समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हो गया आपको? हाँ, तो पूरा जो चैप्टर था आज का क्लियर। और कल किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन सेतु और उन पर न्यूमेरिकल करने को तैयार, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, थैंक यू। कल मिलते हैं शाम को 8 बजे।